डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, कि डूब कर मेहनत करो अपने सपनों के लिए, क्योंकि कल जब उभरोगे तो सबसे अलग निखरोगे। तो बच्चों, आज इन्हीं लाइंस के साथ हम अपनी क्लास की शुरुआत करने वाले हैं। मेरे सभी प्यारे छोटे बड़े भाई बहनों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल चंदन सर कानपुर में। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, इस समय मैं आपको इंडियन पॉलिटी की बहुत जबरदस्त क्लासेस पढ़ा रहा हूं। तो आज की जो क्लास है वो टॉपिक आप देख सकते हैं, टॉपिक का नाम है भारतीय संविधान की विशेषताएं, यानी कि फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पेपर में कई बार आप सोचेंगे कि क्या इससे भी क्वेश्चन आते हैं, और मैं आपको बता दूं, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि ये कई सारे टॉपिक्स का क्या है, कॉम्बिनेशन है, एक मिश्रण है। तो आइए इस टॉपिक को शुरुआत करते हैं। बहुत प्यारा टॉपिक है, और यहाँ पे जितने भी फैक्ट मैंने लिखे हैं इनको बहुत डिटेल से आपको समझाने की कोशिश पूरी करूंगा। ठीक है बच्चों, तो पूरी क्लास के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, सबसे पहले जो टॉपिक उसमें क्या है कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो बच्चों, एक बात बताओ, देखो हमारा जो भारतीय संविधान है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा कि भारतीय संविधान जो हमारा है वो कैसा है, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है ना। और हमारा जो देश है बहुत बड़ा है। अगर हम आबादी की बात करें, दुनिया में दूसरे नंबर पर आता है। ठीक है, इतना बड़ा, इतना विशाल, और पुराने जमाने में तो और भी बड़ा हुआ करता था। तो इतने बड़े देश में जो संविधान बनाया गया, इतनी मेहनत से बनाया गया है ना, लगभग 3 साल, 2 साल 11 महीने 18 दिन का टाइम लग गया है ना। 3 साल का टाइम लग गया, तो कुछ तो विशेषताएं होंगी ना, पेपर में क्वेश्चन पूछते हैं। तो आइए मैं आपको बताता हूं कि हमारे भारतीय संविधान की बच्चों क्या क्या विशेषताएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को कवर करेंगे। पहला जो पॉइंट है वो ये है कि भारत का जो संविधान है वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है। इस सबसे पहले ध्यान समझना, मैंने क्या बताया, जो हमारा संविधान है हमारे देश का, वो सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरी दुनिया का, है ना। ये जो बात कही थी, है ना, कि भारत का संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये बात किसने कही थी बच्चों? तो ये बात एक बड़े बड़े विद्वान थे, उनका नाम था सर आइवर जेनिंग्स। ठीक है, सर आइवर जेनिंग्स ने कहा था कि भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा कैसा है, लिखित संविधान है। ये बात सारे बच्चों को समझ में आ गई? अच्छा ठीक है, अगला पॉइंट बच्चे हम आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट ये है कि लिखित संविधान की जो अवधारणा है ना, लिखित संविधान की जो अवधारणा है, यानी कि कंसेप्ट है, वो किस देश के संविधान से लिया गया है। ठीक है, बात समझना, लिखित संविधान, ठीक है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो बच्चे मैं आपको बता दूं, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो फ्रांस के संविधान से ली गई है। ठीक है, लिखित संविधान की जो अवधारणा है वो कहां से ली गई है, फ्रांस के संविधान से ली गई है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। अच्छा, अब एक बात बताओ, जैसे लिखित संविधान की बात कही गई है, तो क्या ऐसे भी संविधान होते हैं जो लिखित में ना हो? तो इसका करेक्ट आंसर है हाँ, बिल्कुल होते हैं। कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। देखिए, जैसे अगर हम लिखित संविधान की बात करेंगे तो अमेरिका का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित संविधान नहीं है। अब इसका क्या मतलब? देखो, भारतीय संविधान पर बहुत सारे देशों का प्रभाव पड़ा है। भारत का जो संविधान है, दुनिया के लगभग 60 से 65 देशों के संविधान से बहुत सारे कंसेप्ट उठाए गए और तब जाके भारत का संविधान बना है। ठीक है, इतने दुनिया के इतने देशों के संविधान का मिश्रण है। लेकिन अगर हम बात करेंगे कि मुख्य रूप से भारतीय संविधान पर किस देश का या किन देशों का सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा है, तो सबसे ज्यादा प्रभाव ब्रिटेन और उसके बाद अमेरिका के संविधान का पड़ा है। ठीक है, जबकि जैसे हमारे देश का जो संविधान है उस पर सबसे ज्यादा इंपैक्ट किसका पड़ा, सबसे ज्यादा जो प्रभाव है वो ब्रिटेन के संविधान का पड़ा है। लेकिन फिर भी ब्रिटेन का जो संविधान है वो लिखित नहीं है। अच्छा, अब क्या है मैं आपको बता दूं, जैसे आपको मैंने पिछली क्लासेस में, शुरुआती जो क्लास थी उसमें बताया था कि अंग्रेज जब भारत में शासन कर रहे थे तो उस समय वो भारत के लिए बहुत सारे एक्ट लेके आए थे। एक्ट का मतलब क्या होता है, अधिनियम या कानून। ठीक है, तो ब्रिटेन में क्या है कि ब्रिटेन में जो संविधान है वो लिखित नहीं है, बल्कि वहां संविधान के जो कंसेप्ट हैं वो एक्ट के माध्यम से बताए गए हैं। जो एक्ट या अधिनियम है उनके माध्यम से वहां पर बताए गए हैं। ठीक है, तो लिखित में, रिटन में इस तरह का संविधान वहां पर नहीं है। जबकि अमेरिका का जो संविधान है वो कैसा है, लिखित संविधान है। इतनी बात सबको समझ आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते बच्चों। इसके बाद देखो क्या है कि भारत का जो संविधान है वो कैसा है, कठोर भी है और लचीला भी है। तो इस पॉइंट का क्या मतलब है? इस पॉइंट का बच्चे मतलब मैं आपको समझाता हूं। देखो, भारत का जो संविधान है, कठोर और लचीले से क्या मतलब है? देखो, कठोर संविधान का मतलब होता है कि जब भारतीय संविधान में कोई भी बदलाव बहुत आसानी से ना किया जा सके,
तो वो कठोर संविधान होता है। अगर संविधान में बदलाव यानी कि संशोधन, है ना, आराम से कर लिए जाते हैं, आसानी पूर्वक, तो वो लचीला संविधान होता है। अब ये कैसे, इसको मैं बताता हूं। देखो, सबसे पहले अगर हम भारत के संविधान को बोलें कि ये लचीला संविधान है, यानी कि कैसा है, फ्लेक्सिबल है, तो इसका बच्चे मतलब क्या होता है कि आप जानते हैं कि अगर भारतीय संविधान में कोई भी अगर बदलाव करना है, यानी कि आम संशोधन करना है, कोई ऐसा संशोधन करना है जिसका देश पर बहुत ज्यादा या बहुत नेगेटिव इंपैक्ट ना पड़े, ठीक है, तो छोटे मोटे जो संविधान में संशोधन या बदलाव हैं वो केंद्र सरकार कर सकती है। लेकिन कैसे, कि हमारी जो संसद है ना, सरकार क्या करेगी भाई, अगर संविधान में कोई बदलाव हो तो उसकी पहल कौन करेगा, सरकार ही तो करेगी। तो सरकार क्या करेगी कि संसद के दोनों सदनों में प्रस्ताव रखा जाएगा और उसको बहुमत से जो पास करके और संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा। इतनी बात सबको समझ में आ गई, ठीक है। लेकिन अच्छा, ये कंडीशन क्या शो करता है, मैंने आपको क्या बताया कि अगर सरकार क्या करेगी, संसद के दोनों सदनों में कोई भी प्रस्ताव रखेगी और आम प्रस्ताव है, एक ऐसा संशोधन जिसका बहुत ज्यादा नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, ठीक है, या बहुत ज्यादा बहुत बड़ा इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला, बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ने वाला, तो इस केस में क्या होगा कि दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा में, उस प्रस्ताव को पास किया जाएगा और उसके बाद क्या होता है, संविधान में संशोधन कर दिया जाएगा राष्ट्रपति के साइन के बाद, ठीक है। लेकिन बच्चे क्या होता है कि अगर कोई, है ना, अगर कोई ऐसा संविधान संशोधन किया जा रहा है जिसका देश हित में बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ने वाला, बहुत प्रभाव पड़ने वाला है ना, बात समझना, तो वहां पर बच्चे क्या होता है कि वहां पर संसद के दोनों सदनों में तो आपको प्रस्ताव को पास कराना ही पड़ेगा, साथ साथ देश में जितने भी राज्य हैं उनमें आधे से अधिक राज्यों का समर्थन भी चाहिए होगा। अगर आधे से ज्यादा राज्य अगर समर्थन नहीं कर रहे हैं ना, तो फिर आप संविधान में संशोधन नहीं कर सकते हैं। पहली बात तो ये। अच्छा, दूसरा कि संविधान में जो जितने भी संशोधन किए जाएंगे, है ना, वो एक लिमिट के तहत किए जाएंगे, यानी कि ऐसा क्लियर कहा गया, जब भारतीय संविधान बनाया गया था उस समय ये बात क्लियर कर दी गई थी कि कोई भी ऐसा संशोधन नहीं किया जा सकता है जिससे संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ हो या कोई परिवर्तन हो सके, ठीक है। यानी कि संविधान का जो मूल ढांचा है, ओरिजिनल स्ट्रक्चर है, उसमें कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता है, ऐसी क्लियर बात पहले से ही बोल दी गई है। तो ये आपका क्या रूप दर्शाता है, ये रूप दर्शाता है कि संविधान हमारा कठोर है। देखो, अगर संविधान को बदलना इतना ही आसान होता तो इससे क्या होता है कि जब कोई सरकार मेजॉरिटी में आ जाती, बहुमत में, तो वो क्या करती कि मनमानी करती, जितना भी मर्जी आया उतने संविधान संशोधन कर डाले और इस तरह से देश का पूरा संविधान ही बदल जाता, तो इससे तो समस्या हो जाती है ना। तो इसीलिए संविधान को इस तरह से बनाया गया है कि इसमें बदलाव आप कर तो सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं कर सकते, ये इतना आसान नहीं है, ठीक है बच्चे, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो, यहाँ पे एक छोटा सा एग्जांपल मुझे और याद आता है, वो मैं आपको बता दूं। अभी पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है, पिछले दिनों में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया, और आदेश क्या हम कह सकते हैं, निर्णय दिया। और वो निर्णय क्या था कि केंद्र सरकार ने, आपको याद होगा, कुछ दिन पहले एक प्रस्ताव पास किया था EWS के संबंध में, ठीक है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसको बोलते हैं सामान्य वर्ग के जो लोग हैं, जनरल कैटेगरी के, उनको गरीबी रेखा के तहत 10% आरक्षण दिया गया। तो हुआ क्या था कि केंद्र सरकार ने इस प्रस्ताव को पास किया, ठीक है ना, लेकिन बाद में क्या हुआ कि इसके खिलाफ कोर्ट में फिर से अपील की गई कि ये जो निर्णय लिया गया ये संवैधानिक नहीं है ना, सरकार ने जबरदस्ती इसको बिल को पास करा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट में जब सुनवाई चली तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि संविधान का जो मूल ढांचा है उससे छेड़छाड़ नहीं की गई है, संविधान का जो मूल ढांचा उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, और संविधान के तहत ही, है ना, जो सरकार ने 10% आरक्षण लाया है वो संविधान के तहत लाया, इसलिए ये आरक्षण बिल्कुल व्यवस्था कैसी है, सही है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया उसमें कहा ये व्यवस्था सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, संवैधानिक है, संविधान के मूल ढांचे में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई और ना ही ये असंवैधानिक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 10% आरक्षण को बरकरार रखा, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था किसका, जो मैं आपको अभी बता रहा था कि भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों कैटेगरी में आता है, ठीक है बच्चे। आगे बढ़े तो अगला जो पॉइंट है वो है कि संविधान की सर्वोच्चता। अच्छा, भारत में संविधान की सर्वोच्चता की बात कही गई है। अब इसका मैं मतलब बताता हूं। देखो, आप लोग बच्चे जानते हैं कि भारत के संविधान में बहुत सारी चीजों को अमेरिका से भी लिया गया है, कई सारी चीजों को ब्रिटेन से लिया गया है, ठीक है।
तो जैसे अगर हम अमेरिका की बात करेंगे, दुनिया का एक बहुत प्रमुख और पावरफुल कंट्री है ना। भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट जो अमेरिका से लिए गए हैं। इसके बावजूद भी अमेरिका में एक चीज ध्यान रखना, भारत में जो सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, यानी कि न्यायपालिका का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया है। बात समझ, अमेरिका से लिया गया है। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका से लिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी आपको पता होगा कि अमेरिका में जो सबसे बड़ा है, अमेरिका में सबसे बड़ा जिसे माना जाता है वो अमेरिका की न्यायपालिका को माना जाता है, यानी कि अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट को। यानी कि अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां के संविधान से भी ज्यादा बड़ा माना गया। बात समझ आ रही? अमेरिका का जो सुप्रीम कोर्ट है वो वहां के संविधान से भी ज्यादा बड़ा माना गया, यानी कि उससे बड़ा अमेरिका में कोई भी नहीं है। जबकि भारत में सबसे बड़ा संविधान को माना गया। ठीक है, भारत में चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति हो, चाहे संसद हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी कितना भी बड़ा बना रहे, संविधान से बड़ा कोई नहीं है। हमारे देश में सबसे बड़ा कौन है? संविधान। हर एक को संविधान के तहत ही चलना है। संविधान में जो जो चीजें बनाई गई उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना है। अगर आप उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे तो आपको अपने पद से हटाया जा सकता है। ये बात आप बहुत ध्यान रखें। ठीक है, तो हमारे देश में जो सर्वोच्चता है, यानी कि सुप्रीम कौन है? वो है संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे देश में संविधान की सर्वोच्चता है, जबकि अमेरिका में न्यायपालिका यानी कि जुडिशरी जो है हमारी, है ना, उसकी सर्वोच्चता है, जिसको हम सुप्रीम कोर्ट कहते हैं। ये बात बच्चों समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब मूल अधिकार की हम बात करते हैं। देखो, मूल अधिकार को हम मौलिक अधिकार भी बोलते हैं, और मूल अधिकार जो हमारे हैं उनको हम इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स कहते हैं। हमारे भारतीय संविधान में जब भारत का संविधान लिखा गया था तो उस समय इसमें 7 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। ये बात काफी बच्चे जानते हैं कि 7 मौलिक कर्तव्यों को रखा गया था। लेकिन बाद में क्या हुआ कि जो 44वां संविधान संशोधन था, 44वां 44th है ना, 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा, है ना, एक मौलिक अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकालकर, हटाकर विधिक अधिकार में रख दिया गया, यानी कि कानूनी अधिकार बना दिया गया। और वो अधिकार था संपत्ति का अधिकार। अच्छा, संपत्ति का अधिकार जो था, अब इसका मतलब बता दूं। देखो, बहुत से बच्चों को पता नहीं कि संपत्ति का अधिकार क्या होता है। संपत्ति का अधिकार ये होता है बच्चे कि अगर, देखो, सबसे पहले तो मौलिक अधिकारों को थोड़ा हमें समझना पड़ेगा, फिर मैं संपत्ति का अधिकार आपको समझाता हूं। मौलिक अधिकारों का मतलब होता है कि ऐसे अधिकार जो जन्म लेते ही हमें खुद पे खुद मिल जाते हैं, हमें इनके लिए कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। मेरी बात समझ आई? ठीक है, जैसे छोटा सा एग्जाम्पल है कि आप, जैसे आपको नौकरी करनी है, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप पैदा हुए, आप थोड़े से बड़े हुए और आपने कहा सरकार से कि हाँ मुझे नौकरी दे दो, और आपको दे दी गई क्योंकि आपने बोला कि मेरा अधिकार है नौकरी करना या पैसा कमाना, तो सरकार ने कहा कि हाँ ठीक है भाई, तुम्हारा मौलिक अधिकार है, ले लो। ऐसा नहीं है। हमें अगर नौकरी करनी है, जीवन यापन करना है, पैसा कमाना है, तो उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ती है। बात समझ रहे हो? हमें मेहनत करनी पड़ती है, पढ़ना लिखना पड़ता है, फिर आप जाके कुछ अच्छा कर पाते हो, कोई काम धंधा है, कोई नौकरी करते हो। लेकिन ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि आपको जैसे नौकरी मिली, आपको कोई काम धंधा मिल गया, तो इसके लिए आपने मेहनत की ना, पैदा होते ही अपने आप नहीं मिला, है ना। इसी तरह से जो हमारा संपत्ति का अधिकार था, संपत्ति का अधिकार चलो मैं बताता हूँ, उससे पहले आप समझ लो मौलिक अधिकार का मतलब क्या है। वे अधिकार जो हमें जन्म लेते खुद पे खुद मिल जाते हैं। इसके लिए हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी पे डिपेंडेंट नहीं होना होता है। तो इसका क्या मतलब मैं बता देता हूँ। देखो, जैसे मान लो कि अगर हमें कहीं जाना है ना, तो पूरे देश में घूमने फिरने का अधिकार, अपनी आजीविका चलाने का अधिकार, बोलने का अधिकार, बिना हथियारों के सभा करने का अधिकार, है ना। तो इस तरह के बहुत सारे अधिकारों की बात कही गई है। कानून की नजर में समता या समानता का अधिकार, है ना। छुआछूत का निषेध कहा गया कि छुआछूत जो है वो कैसा है, जो हमारे मौलिक अधिकार उनके खिलाफ है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें कही गई हैं। तो अगर हम अभी बात करेंगे तो संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल के कहां डाल दिया गया? कानूनी अधिकार में, आर्टिकल 300A में। ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि देखो, पहले क्या होता था, पहले इसका मतलब क्या, जैसे आप पैदा हुए, है ना, आप बड़े हुए, आप बिल्कुल कुछ काम धंधा नहीं करते हो, आप बहुत नेगेटिव व्यक्ति हो, है ना, आप बहुत बड़े निठल्ले हो, कामचोर हो, है ना, आपका मन नहीं करता काम करने का, ठीक है, माँ बाप को आपने परेशान कर रखा है। अब लेकिन है क्या कि माँ बाप की जो संपत्ति है वो फिर भी आपको मिल जाएगी। माँ बाप की मजबूरी है कि वो आपको दें। क्यों? क्योंकि मौलिक अधिकारों में ये कहा गया था कि माँ बाप की संपत्ति पर बेटे का अधिकार होगा। ठीक है, माँ बाप की संपत्ति पर बच्चों का अधिकार होगा। और बच्चे नालायक निकल गए, माँ बाप उनको अपनी संपत्ति नहीं देना चाहते हैं, फिर भी उनको मजबूरी में देनी पड़ रही है। लेकिन जैसे ही 1978 में, 1978 में इसे विधिक अधिकार, कानूनी अधिकार बनाया गया, वैसे ही ये परंपरा खत्म हो गई। अब क्या हो गया कि अगर माँ बाप की मर्जी है तो वो अपनी संपत्ति, अपनी प्रॉपर्टी बच्चों को देंगे, और अगर उनकी इच्छा नहीं है तो वो नहीं देंगे। आप इसमें कुछ कर नहीं सकते, कोर्ट नहीं जा सकते, कोर्ट जाओगे आपका केस रिजेक्ट हो जाएगा।
बात समझ में आई? तो ये था आपका संपत्ति का अधिकार। तो मौलिक अधिकार जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हमारे संविधान की विशेषता है कि देश के हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं, और आज की डेट में 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है बच्चे, आगे बढ़ते हैं। अब मौलिक अधिकार जो हैं, तो मौलिक अधिकार क्या करते हैं, ये आम जनता के पावर को बढ़ाते हैं। आम जनता की पावर को कैसे, यानी कि देखो दो पक्ष है, एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ क्या, आम जनता। एक तरफ सरकार, दूसरी तरफ आम जनता। अब इसका क्या मतलब है कि मान लो जैसे एग्जांपल है कि देश में कहीं आप आते जाते हो, है ना, नॉर्मल कंडीशन है, और अगर आप देश में कहीं आते जाते हो, कोई जीविका चलाना चाहते हो, खाना पीना चाहते हो, है, बोलना चाहते हो, किसी से बात करना चाहते हो, अपना कोई संगठन बनाना चाहते हो, है ना, आप कानून, जब आप कोई कानून का केस, कोई कानूनी केस चल रहा है आपका, उसमें आपके खिलाफ भेदभाव किया जाता है ना, भेदभाव किया, सरकार आपके खिलाफ भेदभाव कर रही है ना, जाति धर्म के आधार पर, क्षेत्र के हिसाब से, कैसे भी, है ना। तो ऐसे केसेस में आप पढ़ना चाहते हो, 6 से 14 साल तक के बच्चों को पढ़ाई से नहीं रोका जा सकता है। अगर बच्चे पढ़ना चाहते हैं और उनको जबरदस्ती रोका जा रहा है, ठीक है, अगर 14 साल से छोटे जो बच्चे हैं उनसे रिस्क, जो कारखाने होते हैं, रिस्की कारखाने, है ना, जहां पर बहुत ज्यादा जोखिम है, वहां पर जबरदस्ती काम कराया जा रहा है, तो ये सारे मौलिक अधिकार हैं। और अगर सरकार इनसे छेड़छाड़ करती है ना, आपके खिलाफ, तो क्या है, आप तुरंत कोर्ट चले जाओगे और कोर्ट आपके पक्ष में फैसला सुना देगा। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है, ये हमारे, यानी कि जनता के अधिकारों को बढ़ाता है और सरकार के महत्व को घटाता है। ठीक है, जनता के महत्व को बढ़ा रहा है और सरकार के महत्व को घटाता है, हम ये कह सकते हैं कौन, मौलिक अधिकार। और जब हम नीति निर्देशक तत्वों की बात करेंगे, यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपी, तो डीपीएसपी क्या करता है कि ये सरकार के महत्व को बढ़ाता है और जनता के महत्व को घटाता है। ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब, नीति निर्देशक तत्वों में क्या कहा गया कि सरकार का फर्ज है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना, यानी कि सरकार का ये फर्ज है कि पूरे देश के लिए, है ना, वो बहुत अच्छे काम करे, विकास कार्य करे, आम जनता की भलाई के लिए काम करे, स्कूल खोले, हॉस्पिटल खोले, है ना, उनको सारी सुविधाएं दी जाए। तो ये सारी बातें किसमें कही गई, डीपीएसपी में कही गई है। तो यानी कि सरकार की भी एक जिम्मेदारी तय की गई है कि आपको ये सारी चीजें करनी है। ये हमारे संविधान की खूबसूरती है। हमारे संविधान, देखो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया ना कि हमारा संविधान दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। आखिर इतना बड़ा संविधान है क्यों, ये आपको पता है? किसी ने आपको आज तक ये बताया कि हमारा जो संविधान है, हमारे देश का संविधान पूरी दुनिया में सबसे बड़ा संविधान है क्यों? आखिर कारण क्या? उसका कारण ये है कि हमारा देश, देखो हमारा देश विभिन्नताओं का देश है। हमारी जो कंट्री है वो कैसा, कंट्री ऑफ डाइवर्सिटी। हमारा जो देश है विभिन्नताओं का देश है। हम जो दुनिया के बाकी देशों में क्या रहता, कभी कभी एक ही धर्म के लोग रहते हैं, ज्यादातर मेजोरिटी में, या एक ही जाति के रह रहे, एक जैसे लोग रह रहे, एक प्रजाति के लोग रह रहे, एक जैसा पूरा माहौल है, एक जैसा क्षेत्र है, एक जैसा एटमॉस्फेयर है, एक जैसा भौगोलिक क्षेत्रफल है। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या होता है कि बहुत ज्यादा विभिन्नताएं नहीं पाई जाती हैं। अगर आप अपने देश में देखोगे ना, तो हमारे देश में क्या है कि बच्चे पूरी दुनिया के सभी देशों का मिश्रण है। अगर आपको जैसे कि रेगिस्तान यानी कि डेजर्ट वाले इलाके देखने, जैसे आप अफ्रीका में जाएंगे तो अफ्रीका में काफी सारे डेजर्ट है, रेगिस्तान है, तो आप इनको देखने के लिए राजस्थान चले जाइएगा। अगर आपको स्विट्जरलैंड की खूबसूरती देखनी है तो आप कश्मीर चले जाओ, है ना। अगर आपको स्कॉटलैंड की खूबसूरती देखनी है तो आप कुर्ग चले जाओ, जो कि कर्नाटक में है। मेरी बात आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो अगर आपको यूरोप के पहाड़ देखने हैं तो आप हमारे जो पहाड़ी राज्य उत्तराखंड, हिमाचल जैसे राज्यों में आप जा सकते हैं। ठीक है ना। अगर आपको कोई ऐतिहासिक और राजशाही वाले अगर आपको इलाके देखने हैं तो आप राजस्थान जा सकते हैं। ठीक है ना। आपको अगर जंगल देखने, जैसे अफ्रीका के और साउथ अमेरिका के जंगल है, तो ऐसे जंगल हमारे देश में साउथ इंडिया जो हमारा है, कर्नाटक वगैरह, वहां पे आप देख सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब दुनिया के जितने भी देश, उन सबका कहीं ना कहीं अंश हमारे देश में है। अमेरिका में नाइग्रा फॉल अगर आपको जैसे देखना है तो उसकी एक झलक आप हमारे यहाँ चित्रकूट वाटरफॉल में देख सकते हैं, है ना, इंडिया में। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हमारा देश खूबसूरती से भरा हुआ है। अच्छा, दूसरा क्या है कि हर तरह का कल्चर पाया जाता है हमारे देश में। लगभग हर राज्य में क्या अलग तरह का कल्चर, अलग तरह की बोली भाषा है, ये आप जानते हैं। ठीक है, अलग तरह के लोग हैं, बहुत सारे धर्म हैं, बहुत सारी जातियां हैं, बहुत सारी कैटेगरी हैं, आदिवासी जनजाति लोग भी हैं। तो है क्या कि अगर एक ही कैटेगरी के लोग होते तो संविधान में एक जैसी बातें लिख दी जाती। अब हमारे देश में इतनी सारी चीजें हैं, अलग अलग क्षेत्र हैं, अलग अलग एरिया, अलग अलग लोग, अलग अलग उनका कल्चर है। तो इस वजह से सबको ध्यान में रखते हुए हर चीज को शामिल किया गया। आपको याद होगा कि जम्मू कश्मीर में आर्टिकल 370 लगा रखा था, तो वहां की कुछ कंडीशंस को अलग किया गया। हमारे यहाँ जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है, जैसे असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर जैसे जो राज्य है ना, तो वहां पर क्या है कि वहां पे जनजाति लोग काफी ज्यादा है, वहां की कंडीशंस भी काफी टफ है। तो वहां के लिए कुछ अलग कानून बनाए गए, अलग संविधान में कुछ अलग से चीजें दी गई, आर्टिकल दिए गए हैं।
अब बात समझ रहे हैं ना, हमारे भारतीय संविधान में कई ऐसे राज्य हैं जिनके लिए स्पेशली बात कही गई है। हालांकि भारतीय संविधान में क्या कहा गया, भारतीय संविधान में सारे लोगों को बराबर माना गया है ना, लेकिन इसके बाद भी क्या कहा गया कि कुछ ऐसे राज्य हैं जो काफी पिछड़े हैं, तो उन लोगों को भी मुख्य धारा में लाने के लिए, उन लोगों की बराबरी पे लाने के लिए उनके लिए स्पेशल आर्टिकल की व्यवस्था की गई, स्पेशल अनुच्छेद की व्यवस्था की गई है। तो हर छोटी से छोटी चीज को, हर छोटे से छोटे व्यक्ति, हर छोटे से छोटी जगह को ध्यान में रखते हुए हमारे संविधान में चीजों को शामिल किया गया, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा संविधान है। सबको समझ में आया? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद बच्चे क्या है कि फिर देखा सबसे छोटा लिखित संविधान किस देश का है, तो देखो सबसे बड़ा तो भारत का है, और सबसे बड़ा जो लिखित संविधान है वो कहाँ का है, अमेरिका का है। और अमेरिका के संविधान में सिर्फ 7 अनुच्छेद है, सिर्फ 7। हमारे देश में जब संविधान लिखा गया था उसमें ओरिजिनल जो अनुच्छेद थे, आर्टिकल थे, वो 395 थे, 395 और अमेरिका के अनुच्छेद, अमेरिका के संविधान में कितने, 7 अनुच्छेद है, सिर्फ 7। ठीक है, अच्छा, दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का था, विश्व का पहला लिखित संविधान अमेरिका का ही था। ठीक है, दुनिया का पहला लिखित संविधान कहाँ का था, अमेरिका का, है ना, अमेरिका का, ध्यान समझना। और सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, अमेरिका का ही है ना। भारत का संविधान क्या है, सबसे बड़ा लिखित संविधान है, लेकिन लिखित संविधान की जो अवधारणा भारत में ली गई है वो फ्रांस से ली गई, ये बात आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अब ये वाले पॉइंट समझने लायक है बच्चे, देखो ध्यान दो, यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा देश है, हमारे देश का संविधान वो प्रभुता संपन्न, समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, लोकतंत्र और गणराज्य जैसे शब्दों को शामिल किया गया। हमारे भारतीय संविधान में इन शब्दों को शामिल किया गया। तो इन शब्दों का मतलब क्या आपको याद होगा, मैंने पिछली क्लास में थोड़ा सा इनके बारे में बताया था, और वो ये है कि देखो प्रभुता संपन्न का मतलब है कि हम अपने देश के अंदर जितनी भी चीजें होनी है, जितनी भी एक्टिविटीज है, चाहे देश के अंदर की बात हो चाहे देश के बाहर की बात हो, तो हम उन सबका डिसीजन खुद लेंगे। देश के अंदर शक्तियों की बात हो या देश के बाहर हो, यानी कि इंटरनेशनल लेवल पे, तो सभी तरह के जो डिसीजन है उनके लिए हम स्वतंत्र हैं। हमें किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी को बताने की जरूरत नहीं है, यानी कि हम अपने देश के बारे में सारे के सारे फैसले खुद लेंगे, हमें किसी के अधीन नहीं रहना है। ठीक है, तो इस वर्ड का मतलब बच्चे क्या है, प्रभुता संपन्न का मतलब ये होता है। समाजवादी जो शब्द है इसका मतलब है कि सरकार की नजर में देश का हर व्यक्ति, हर नागरिक कैसा है, बराबर है, जाति, धर्म, क्षेत्र, है ना, इन सब के आधार पर, रंग, किसी के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। सरकार के लिए हर व्यक्ति कैसा है, बराबर है। और स्पेशली जो पिछड़े हुए लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, है ना, जो परेशान है किसी भी तरह से, तो उनको स्पेशली उनके लिए व्यवस्था करना, उनको थोड़ा ज्यादा हेल्प करना, जिससे वो लोग भी बाकी लोगों के साथ आकर खड़े हो सकें। बात सबको समझ में आई? तो इसी के तहत सरकार की बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं और सरकार इसके लिए काम करती है। ठीक है बच्चे, समझ में आया? तो ये बात, समाजवादी का मतलब क्या है कि सरकार की नजर में सभी लोग बराबर और पूरे समाज के लिए बराबरी के लिए काम करना है। ठीक है, पंथ निरपेक्ष का मतलब हमारे देश का कोई धर्म नहीं है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जो किसी एक धर्म को मानते हैं। जैसे अगर हम बोले कि अच्छा, एक यहाँ पे बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको बताऊं क्या, कि दुनिया का पहला पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कौन सा है, दुनिया का पहला धर्म निरपेक्ष राष्ट्र यानी कि सेकुलर कंट्री कौन सा है? तो उसका करेक्ट आंसर बच्चे क्या होगा, वो होगा अमेरिका। देखो मैं एक साथ आपको और भी क्वेश्चन बताता जा रहा हूं। तो दुनिया का पहला पंथ निरपेक्ष, धर्म निरपेक्ष या फिर सेकुलर कंट्री कौन सा है, वो है अमेरिका। और इसका मतलब होता है कि दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश है जिनका अपना कोई धर्म है। जैसे कोई ऐसा देश है जो मुस्लिम धर्म को मानता, मुस्लिम कंट्री है ना, कोई क्रिश्चियन कंट्री है, इस तरह से अलग कोई पारसी है ना। अब जैसे अगर हम बात करें, दुनिया में एक अकेला ऐसा देश है जो यहूदी है, कौन सा, जो जिसको बोलते हैं इजराइल, है ना। इजराइल दुनिया का अकेला ऐसा देश है जो यहूदी कंट्री है, ठीक है, यहूदी लोग वहां पे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हैं, कोई बौद्ध कंट्री है, कोई किसी को मानता है। तो ऐसे क्या है कि दुनिया में अलग अलग धर्मों के हिसाब से बहुत सारे देश हैं, लेकिन भारत 80% हिंदू आबादी होने के बावजूद भी भारत को हिंदू राष्ट्र नहीं कहा गया, संविधान में पंथ निरपेक्ष राष्ट्र कहा गया है। इसका मतलब होता है कि भारत किसी एक धर्म को नहीं मानता, बल्कि सारे धर्म को मानता, सबको बराबर मानता है। ठीक है बच्चे, अच्छा आगे बढ़ते हैं। अगला है लोकतंत्र। लोकतंत्र शब्द का मतलब होता है कि जहां पर लोगों का तंत्र होता है। हमारे देश में जो पावर है, सोर्स ऑफ पावर है ना, वो कौन है, देश की आम जनता है। तो देश के लोगों, लोकतंत्र का मतलब है लोगों का तंत्र, है ना। यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं, यानी कि देश को चलाने वाले एक्चुअल में जो लोग हैं वो कौन है, वहां यहाँ की जनता है, यहाँ के लोग हैं। क्योंकि हम ही लोग हर 5 साल में अपनी पसंद के नेताओं को चुनते हैं और उन्हें रखते हैं किसको, देश को चलाने के लिए, है ना। तो हमने उनको रखा हुआ है सिर्फ, अगर वो सही काम नहीं करेंगे तो हम 5 साल बाद फिर से बदल देंगे। बात समझ में आई बच्चे? ठीक है, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना। और क्लास देखो पूरी देखो, मुझे ये पक्का भरोसा है, देखो ऑनलाइन क्लास होती, आप जानते हैं टेक्नोलॉजी का जमाना है,
पहले क्या होता था, मुझे याद है कि जब मैं पढ़ा करता था तब इस तरह की सुविधाएं नहीं थी। उस समय इंटरनेट की इतनी अच्छी व्यवस्था नहीं थी। इंटरनेट छोड़ दो, मोबाइल फोन ही नहीं हुआ करते थे। अगर हम बात करें कि जब मैं छोटी क्लासेस में था, मुझे याद है, तो उस समय मोबाइल फोन नहीं हुआ करते थे। फिर धीरे धीरे मोबाइल फोन जब शुरू हुए तो मोबाइल फोन कीपैड वाले आते थे, टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा नहीं थी, है ना। और इंटरनेट की अगर हम बात करेंगे तो पहले बहुत महंगा इंटरनेट हुआ करता था। 300 350 रुपए में आपको 1 GB डेटा मिलता था, और वो भी आपको 1 महीने चलाना होता था। तो उस समय ऑनलाइन चीजों को चलाने जैसी कोई चीज, सिर्फ उस समय आप क्या होता, चैट वगैरह कर सकते थे, और थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सर्फिंग जिसको बोलते, है ना, डाउनलोडिंग या ऑनलाइन का कोई कंसेप्ट ही नहीं था। सन 2016 में, है ना, जब सबसे पहली बार जियो ने क्रांति लाई, है ना, जियो ने क्या किया कि आपको अनलिमिटेड डेटा देना शुरू कर दिया। शुरू में तो जियो ने बहुत टाइम तक फ्री डेटा दिया, और उसके बाद फिर पर डे के हिसाब से 1.5 से 2 GB आपको डेटा मिलने लगा। यानी कि जो डेटा आपको पूरे 1 महीने चलाना पड़ता था, अब उतना ही डेटा आपको रोज मिलने लगा। तो तब से 2016 के बाद से डिजिटल क्रांति आ गई देश में, ठीक है। और अब इतनी सुविधाएं हैं कि घर बैठ के आप फ्री में सब पढ़ रहे हैं। पहले तो पढ़ने के लिए बड़ी मुसीबतें झेलनी पड़ती थी, क्योंकि टीचर आपके सामने ऑफलाइन में होना चाहिए। टीचर के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। किताबें बैठ के घर पे पढ़ते थे तो हमें समझ में नहीं आता था, क्योंकि देखो, बिना गुरु के शिक्षा नहीं मिलती, ये बात आप लोग जानते हैं। बिना गुरु की शिक्षा नहीं मिलती, तो उस समय बड़ी समस्याएं थी। अब तो कोई समस्या नहीं है। अब आप लोग घर पे बैठे हैं, ऑल इंडिया कहीं भी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप पढ़ सकते हैं। तो आपको फ्री क्लास मिल रही है, इतने डिटेल से आपको बताया जा रहा है, जितने बार चाहो उतने बार इस क्लास को रिपीट कर करके देख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है ना। तो क्या है कि चीजें बहुत बदली हैं, इसका पूरा फायदा उठाएं। और अगर क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को पूरा देखो। मैं आपको ऐसे कहीं कहीं से टुकड़े में पढ़ा रहा हूं। मैंने जैसे इंडियन पॉलिटी अभी सब्जेक्ट उठाया है, तो इस पूरे सब्जेक्ट को मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाऊंगा, शुरू से लेकर आखिरी तक। और जब पॉलिटी खत्म हो जाएगा फिर मैं कोई दूसरा सब्जेक्ट उठा लूंगा, जैसे ज्योग्राफी या इकोनॉमी या जो भी सब्जेक्ट होगा जीएस में, उस पूरे, यानी कि एक एक करके मैं आपको सारे के सारे सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अभी जल्दी ही मैं आपको जो प्रैक्टिस सेशन है, लाइव क्लासेस है ना, जो आने वाले एग्जाम है, इनके लिए भी क्लासेस देना शुरू कर दूंगा। तो आप अगर जुड़े रहेंगे मेरे साथ यूट्यूब पे, तो आपको कोई पेड क्लास नहीं लेनी पड़ेगी, और आपको कहीं से कुछ टेंशन लेने की जरूरत नहीं, सब कुछ आपको यही मिल जाएगा। ठीक है बच्चे, तो मेहनत से पढ़ते रहे आप, और देखना आप बहुत अच्छा करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है। तो आगे बढ़ते हैं। तो लोगों का भाई तंत्र हो गया। अब गणराज्य की बात करेंगे। गणराज्य का मतलब होता है एक ऐसा देश जो कि एक तो संविधान के हिसाब से चलता है, संविधान के अनुसार चलता है। दूसरा, वहां का जो राष्ट्र अध्यक्ष है वो निर्वाचित होता है। राष्ट्र अध्यक्ष की जैसे हम बात करेंगे तो हमारे देश में राष्ट्र अध्यक्ष कौन है? राष्ट्रपति होता है। तो वो कैसा होता है? निर्वाचित होता है, ना कि वंशानुगत होगा। यानी कि अगर आपके जो पिताजी थे वो कोई राजा रहे हैं तो उनका जो बेटा वो भी राजा रहेगा, फिर उनका बेटा होगा वो भी राजा रहेगा। ऐसा पुराने जमाने में चलता था, और ब्रिटेन में अभी भी चलता है। वहां राजशाही परिवार है और उसी के जो लोग होते हैं वही वहां पे महारानी या सम्राट बनते हैं। लेकिन हमारे देश में वंशानुगत शासन खत्म कर दिया गया। जैसे ही देश का संविधान लागू हुआ, अब यहाँ का जो राष्ट्र अध्यक्ष होगा वो कैसा होगा? निर्वाचित होगा, लोगों के द्वारा चुना गया होगा। तो इसी को क्या कहते हैं? इसी को गणराज्य कहा जाता है। ठीक है बच्चे, क्या कहते हैं? गणराज्य कहते हैं। आगे है हमारे देश की खूबसूरती क्या है कि संसदीय शासन प्रणाली है। जैसे दुनिया की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे 3 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। ठीक है, पूरी दुनिया में 3 तरह की शासन प्रणाली पाई जाती है। कैसी? एक है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली जैसे भारत में है ना। और अगर हम बात करें तो ब्रिटेन से ली गई है, ये कंसेप्ट ब्रिटेन से लिया गया है। तो यहाँ जो देश है वो संसद के हिसाब से चलता है, संसद के अकॉर्डिंग चलता है। दूसरी है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली। अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में ज्यादातर देखा गया कि वहां प्रधानमंत्री का या तो पद होता नहीं है, और होता भी है तो वो नाम मात्र के लिए होता है। वहां पर देश को मुख्य रूप से चलाने वाला व्यक्ति कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है अमेरिका। अमेरिका में क्या है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है। ठीक है बच्चों। तीसरे तरह की शासन प्रणाली होती है सामूहिक कार्यपालिका। सामूहिक कार्यपालिका का मतलब है जैसे दुनिया में स्विट्जरलैंड नाम का एक देश है। तो स्विट्जरलैंड में क्या होता है कि जब वहां पे सरकार बनती है तो एक ही पार्टी जिसकी सरकार बनती है उसमें जो भी व्यक्ति होगा वो सिर्फ 1 साल के लिए वहां का राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा। यानी कि प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति के पद पे कितने दिन रहेगा? सिर्फ 1 साल रहेगा, और 1 साल बाद वो हट जाता है, रिटायर हो जाता है। फिर उसी पार्टी का दूसरा व्यक्ति आ जाता है, वो 1 साल रहता है। यहाँ पर यानी कि वो पार्टी जो शासन करेगी वो तो अपने पूरे कार्यकाल के लिए करेगी। 5 साल के लिए अगर कार्यकाल है तो 5 साल के लिए करेगी, लेकिन 5 साल में फिर 5 लोग बदल जाएंगे। ठीक है ना, वो 1-1 साल करके सारे रहेंगे। इसका मतलब जैसे छोटा सा एग्जांपल है, जैसे अभी बीजेपी की सरकार है तो मोदी जी प्रधानमंत्री इतने टाइम से हैं। अगर यही स्विट्जरलैंड में होता तो मोदी जी सिर्फ 1 साल प्रधानमंत्री रह सकते थे, फिर 1 साल के बाद राजनाथ सिंह को बना दिया जाएगा, फिर राजनाथ सिंह के बाद अमित शाह को बना दिया जाएगा, फिर नितिन गडकरी को बना दिया जाएगा। ऐसे कर करके क्या है, एक ही पार्टी सरकार रहेगी, लेकिन एक व्यक्ति सिर्फ 1 साल तक रह सकता है। इसे सामूहिक कार्यपालिका कहा जाता है।
और ये कहां, स्विट्जरलैंड में देखने को मिलती है। तो 3 तरह की शासन प्रणाली मिलती है। हमारे देश में संसदीय शासन प्रणाली है, यानी कि हमारे देश की जो सरकार है वो संसद से चलती है। कैसे? क्योंकि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं और लोकसभा चुनाव में जब सांसद चुनकर आते हैं ना, तो वो लोग क्या करते हैं, संसद में पहुंचने के बाद अपना एक नेता चुनते हैं, संसदीय दल का नेता, और उसका नाम प्रस्तावित किया जाता है प्रधानमंत्री के लिए। फिर राष्ट्रपति उसे शपथ दिला के प्रधानमंत्री पद पर आसीन कर देता है और उसके बाद हमारा देश चलता है। तो और इसके बाद देश में जितने भी कानून है वो सब संसद में बनते हैं। संसद में लोकसभा राज्यसभा जैसे सदन होते हैं। तो संसदीय शासन प्रणाली की बात कही गई है, ये हमारे देश की खूबसूरती है। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब अमेरिका की जैसे बात करेंगे तो क्या अमेरिका में संसद नहीं है? क्वेश्चन ये है कि जैसे हमारे देश में संसद है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली है, यानी कि वहां का जो राष्ट्रपति है ना, वो शासन वहां पे करता है। तो क्या वहां पे संसद नहीं है? तो करेक्ट आंसर है कि वहां पर भी संसद है। ठीक है, वहां पर भी संसद है, लेकिन वहां की संसद का जो काम है वो सिर्फ कानून बनाने का है, राष्ट्रपति का लिंक नहीं, क्योंकि वहां राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है, वहां राष्ट्रपति चुनाव कैसे है? प्रत्यक्ष रूप से है, यानी कि राष्ट्रपति का काम देश को चलाने का, संसद का काम कानून बनाने का है, और दोनों ही एक दूसरे के अंडर में नहीं है। ठीक है, जबकि यहां पर जो प्रधानमंत्री होता है वो कहीं ना कहीं संसद के अंडर में हम कह सकते हैं, क्योंकि उसका लिंक होता है, उसका कनेक्शन होता है, उसकी जड़ें संसद से जुड़ी रहती हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे अंतर है। आगे बच्चे क्या, मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य को मौलिक कर्तव्य बोलते हैं, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज कहा जाता है। अब मूल कर्तव्यों का क्या मतलब होता है कि हमारे फर्ज देश के प्रति और देश की चीजों के प्रति बहुत सारे हमारे फर्ज हैं, जैसे कि हमें देश से जुड़ी जितनी भी उनका सम्मान करना है, उनकी रक्षा करनी है, राष्ट्रगान का सम्मान करना है, राष्ट्रगीत का सम्मान करना, तिरंगे झंडे का सम्मान करना है ना, और जो सरकारी संपत्ति है यानी कि जो देश की संपत्ति है उनकी रक्षा करना है। तो इस तरह से बहुत सारी बातें कही गई हैं, किसमें? वो कही गई है मौलिक कर्तव्यों में, यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज में। बच्चों समझ में आया? तो ये हमारे देश की क्या है, खूबसूरती है और उसी के पॉइंट है। अच्छा, अब स्वतंत्र न्यायपालिका की बात कही गई है। हमारे देश की जो न्यायपालिका है वो कैसी है? स्वतंत्र, यानी किसी के अंडर में नहीं है। कुछ ऐसे देश है जहां की न्यायपालिका वहां की सरकार या वहां का जो राष्ट्राध्यक्ष है उसके अंडर में। हमारे देश में जो न्यायपालिका बिल्कुल स्वतंत्र है, यानी कि न्यायपालिका जो डिसीजन दे रही है उस डिसीजन के लिए उसे टोका नहीं जा सकता है, यानी कि ना राष्ट्रपति ना प्रधानमंत्री कोई भी देश में टोक नहीं सकता। हमारे यहाँ न्यायपालिका के पास जितने भी कोर्ट है, और सबसे बड़ा कोर्ट कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में सारे कोर्ट आते हैं। तो इसका मतलब जो न्यायपालिका यानी कि जो कोर्ट है हमारे देश के, वो अपने आप में स्वतंत्र हैं, किसी के अंडर में नहीं आते, किसी भी सरकार के अंडर में नहीं आते, वो जो भी डिसीजन चाहे वो दे सकते हैं। ये बात सबको समझ आई? तो इस पे किसी का कंट्रोल नहीं है। अगला क्या है कि हमारे देश का जो संविधान है वो केंद्राभिमुख संविधान है। ठीक है, केंद्राभिमुख का मतलब बच्चे ये होता है कि देश का जो संविधान है वो कहीं ना कहीं केंद्र की वैल्यू को बढ़ाता है। ठीक है। अच्छा, वास्तव में अगर देखें तो हमारा जो देश है उसमें एक्चुअल जो सरकार है वो केंद्र की ही होती है। केंद्र सरकार को ही देश चलाने के लिए रखा गया, लेकिन राज्यों को इसलिए बांट दिया क्योंकि इतने बड़े देश को अकेले एक व्यक्ति चलाएगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इसीलिए क्या किया कि देश को राज्यों में बांट दिया गया और हर राज्य का एक मुख्यमंत्री यानी कि वहां की सरकार बना दी गई, और उनका यह फर्ज है कि वो अपना राज्य चलाएंगे, साथ साथ केंद्र को भी सपोर्ट करेंगे। ठीक है ना, तो ये बात है। तो हमारे इसलिए देश का जो संविधान वो कैसा है? केंद्राभिमुख है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान है, सिंगल सिटीजनशिप का प्रावधान है। सिंगल सिटीजनशिप या एकल नागरिकता का मतलब क्या होता है कि हमारे देश में प्रत्येक नागरिक की, प्रत्येक व्यक्ति की एक ही नागरिकता होती है, एक ही सिटीजनशिप होती है। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? देखो, अगर आप अमेरिका हो गए, अमेरिका में सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, डुअल सिटीजनशिप होती है। इसका मतलब क्या? दोहरी नागरिकता। अमेरिका में राज्यों की नागरिकता अलग होती है और केंद्र की जो नागरिकता वो अलग होती है। कैसे? जैसे अमेरिका के बहुत सारे राज्य हैं, जैसे मान लो मैंने बोला कि मिनीसोटा है, कैलिफोर्निया है, टेक्सास है, न्यूयॉर्क है ना, इस तरह के विस्कॉन्सिन है। तो ये अमेरिका के क्या है? बहुत सारे राज्य हैं। तो वहां पे जैसे सपोज अगर मैंने आपसे बोला आप कैलिफोर्निया रहते हैं, ठीक है, तो कैलिफोर्निया की जो नागरिकता है वो भी आपके पास होगी, और अमेरिका यानी कि पूरा जो देश है उसकी भी नागरिकता आपके पास होगी। तो दोहरी नागरिकता होगी। हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे यहाँ जो नागरिकता है वो सिंगल है। अगर आप भारत में किसी भी राज्य के रहने वाले हैं तो आपके पास जो नागरिकता होगी वो उस राज्य की नहीं होगी, पूरे देश की होगी। और इसको कैसे चेक करेंगे? आपके पास जितने भी एड्रेस आईडी प्रूफ होंगे, एड्रेस आईडी से आधार कार्ड आपका है, ड्राइविंग लाइसेंस है ना, और पासपोर्ट है, जितनी भी चीजें होंगी उन पे आपने देखा होगा उस पे या तो यूनियन या फिर संघ लिखा होगा, यानी कि वो जो है वो पूरे देश की नागरिकता को शो करता है। कभी भी ऐसा नहीं लिखा होगा गवर्नमेंट ऑफ यूपी, गवर्नमेंट ऑफ एमपी, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान, गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड, ऐसे करके नहीं लिखा होगा। बात समझ रहे हो? तो कभी भी राज्य का जो नाम है वो नहीं लिखा होगा। नागरिकता के बारे में बात करेंगे तो वो हमेशा देश का लिखा होगा। अच्छा, और ऐसा कभी नहीं होता कि जैसे अगर आप एमपी के रहने वाले हो
तो आप यूपी में नहीं आ सकते, यूपी के रहने वाले हो तो आप राजस्थान नहीं जा सकते, या फिर अगर आपने यूपी में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है ना, यूपी में अगर आपने ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया है और आप तमिलनाडु में घूमने जाना चाहते हो, वहां पे बाइक चलाना चाहते हो, तो तमिलनाडु में आपको बाइक नहीं चलाने दी जाएगी। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु की जो पुलिस है वो आपको बोलेगी कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस तो यूपी का है, यानी कि आप यूपी के अंदर ही बाइक चला सकते हैं। ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो नागरिकता है वो पूरे देश की है और ये चीजें पूरे देश के लिए अप्लाई होती हैं। तो अगर आपके पास कहीं भी देश का कोई भी आईडी एड्रेस प्रूफ है तो उसको पूरे देश में कहीं भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और आपको अलग अलग नागरिकता लेने की जरूरत नहीं है, पूरे देश की एक ही नागरिकता है हर व्यक्ति के लिए, ठीक है बच्चे। तो अमेरिका में राज्य और केंद्र दोनों की नागरिकता होती है, हमारे यहाँ एक ही होती है, ठीक है, जो कि पूरे देश की होती है, केंद्र की होती है, ठीक है। वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया है, यानी कि पहले देखो क्या होता था, हमारे देश में जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 साल थी, 21 ईयर्स, ठीक है। और 1989 में 61वां संविधान संशोधन हुआ 1989 में, और उसमें जो वोट डालने की उम्र है वो 21 साल से घटा के 18 साल कर दी गई। कितनी कर दी गई? 18 साल। तो अब आप जानते हैं कि हम लोग जो वोट डालने जाते हैं वो 18 साल की अगर एज है तो वोट डाल सकते हैं, और सबको वोट डालने का अधिकार है। क्यों? क्योंकि देश हमारा लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में क्या होता है कि वोट डालने का अधिकार सबको होता है, और वोट से ही हम अपनी सरकार को चुनते हैं। तो ये बहुत बड़ी ताकत है हमारी, ठीक है बच्चों। आगे बढ़ते हैं। आपातकालीन उपबंध किए गए। उपबंध का मतलब तो व्यवस्था की गई है। हमारे देश में आर्टिकल 352, 356 और 360, 352, 56, 60, ये तीन आर्टिकल के तहत क्या दिया, देश में आपातकालीन व्यवस्था की बात कही गई है। आर्टिकल 352 जो है उसमें राष्ट्रीय आपात, नेशनल इमरजेंसी की बात कही गई है। 356 में राजकीय आपात यानी कि स्टेट इमरजेंसी की बात कही गई है, और 360 में वित्तीय आपात यानी कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात कही गई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो इसका क्या मतलब है कि अगर देश में कोई आपात स्थिति बन जाती है, देश के अंदर सशस्त्र विद्रोह चढ़ जाता है, कोई बाहरी देश हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है, तो इस केस में राष्ट्रपति क्या करेगा, है ना, राष्ट्रपति क्या करेगा, राष्ट्रीय आपात घोषित कर देगा, राष्ट्रीय आपात घोषित कर देगा। और अगर किसी राज्य की सरकार फेल हो गई है तो राष्ट्रपति क्या करेगा, राजकीय शासन यानी कि स्टेट इमरजेंसी घोषित कर देगा, जिसको राष्ट्रपति शासन भी कहा जाता है, और राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति शासन करने लग जाएगा, ठीक है। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर पूरी दुनिया में, दुनिया के मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश का जो पैसा है वो हद से ज्यादा कमजोर हो जाए, हद से ज्यादा समस्या बन जाए, तो उस केस में क्या होगा, इंटरनेशनल मार्केट में भारतीय रुपए की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा बदतर स्थिति में अगर चली जाए तो उस केस में फाइनेंशियल इमरजेंसी लग जाती है, और जो कि हमारे देश में आज तक नहीं लगी है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है बच्चे। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या है, ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। तो ग्राम पंचायतों की स्थापना, अच्छा ऐसा क्यों, बात समझिएगा, संविधान के आर्टिकल 40 में, ठीक है, अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन की बात कही गई है। अच्छा ऐसा क्यों, मैं आपको बताऊं, देखो इसको इतना महत्व इसलिए दिया गया क्योंकि हमारा जो देश है वो गाँव का देश कहा जाता है। हमारे देश में 50% से ज्यादा जो आबादी है वो कृषि कार्यों में लगी है, और 50% से ज्यादा एरिया पर क्या होती है, खेती होती है ना। तो इतने बड़े परसेंटेज में दुनिया में मुझे लग रहा है कहीं खेती नहीं होती है। तो भारत को किसानों का देश, खेती का देश, गांव का देश कहा जाता है, ठीक है। अब गांव बड़े महत्वपूर्ण है हमारे लिए क्योंकि खेती बड़ी महत्वपूर्ण होती है। तो जब गांव इतने महत्वपूर्ण हैं तो देश की मजबूती कैसे है कि जब हमारे गांव मजबूत होंगे, गांव मजबूत होंगे तो हमारे शहर मजबूत होंगे, शहर मजबूत होंगे तो देश मजबूत होगा, लोग मजबूत होंगे, ठीक है, बात समझा कि। तो इसलिए गांव को बड़ा महत्व दिया गया है, और वहां पर ग्राम पंचायतों के माध्यम से, है ना, गांव को अच्छा करने की बात कही गई है। बात समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कि हमारे भारतीय संविधान में, जब भारतीय संविधान लिखा गया था उस समय अनुच्छेद, भाग और अनुसूची कितने थे और इस समय कितने हैं। तो देखो बच्चों, जब हमारा भारतीय संविधान लिखा गया तो उस समय अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल 395 थे, 395 थे, है ना। लेकिन इस समय जो आर्टिकल है वो लगभग 475 हो चुके हैं। भाग 22 थे जो 25 हो चुके हैं, अनुसूची 8 थी जो 12 हो चुकी हैं। अब ये बढ़े कैसे, मैं आपको बताऊं। देखो, मूल संविधान में जो अनुच्छेद, भाग और अनुसूची थे वो ये थे, लेकिन अभी बढ़कर वो हो गए हैं, और ओरिजिनल अभी भी इतनी है। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है, देखो जैसे छोटा सा एग्जाम्पल लिया है ना, मैंने कहा कि मान लो आर्टिकल मैंने कोई उठा लिया, कोई भी एग्जाम्पल के तौर पे मैंने कहा आर्टिकल 1, 2, 3 मैंने ले लिया। अब पहले क्या होता था कि पहले 1, 2, 3 यानी कि 3 आर्टिकल हुए। अब उन्होंने क्या किया, 1 का ए, 1 का बी, 1 का सी, 1 का डी ऐसे कर दिया। तो मतलब ए बी सी डी करके उन्होंने डिवाइड कर दिए, एक ही आर्टिकल के कई सारे पार्ट कर दिए गए। तो इस वजह से क्या हुआ, संख्या में बढ़ गए, है ना। जैसे अगर आप आर्टिकल 19 देखेंगे तो उसमें उसके तहत ए बी सी डी और इसके बाद एफ नहीं है, जी और एच है, ठीक है। ए बी सी डी, ई एफ नहीं है, जी है, इस तरह से है। यानी कि उसमें क्या है कि आपको
6 आर्टिकल दिए गए हैं। आर्टिकल 19 के तहत 6 उसके भाग दिए गए हैं। तो ये कहा गया, बात सबको समझ में आई है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आर्टिकल 19 वैसे अकेला है, लेकिन जब उसके हम भागों की बात करते हैं तो वो 6 हो जाते हैं। तो इस तरह से आर्टिकल के कई सारे भाग बना दिए गए, जिससे कि क्या हुआ, वो बढ़ गए हैं। ठीक है, अच्छा, तो अभी एक्चुअल में देखें तो आर्टिकल जो भाग है वो 22 अभी भी हैं, लेकिन 25 कैसे हो गए। जैसे छोटा सा एग्जांपल लिया मैंने, कहा जो संविधान का भाग 9 है, अब 9 का का, 9 का खा, 9 का इस तरह से अगर कर दिए गए तो क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, सीधी सी बात है। तो इस तरह से कहा गया। भारतीय संविधान में अनुसूचियां उस जमाने में 8 थी, 4 अनुसूचियां और जोड़ी गई हैं, और अनुसूचियों को मैं अगले चैप्टर में आपको ढंग से पूरा डिटेल से पढ़ूंगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, अब क्या हुआ कि भारतीय, एक यहाँ पे स्टेटमेंट है, तो ध्यान देखेंगे, भारतीय संविधान जो है वो अधिक कठोर व अधिक लचीले के मध्य अच्छा संतुलन है। यानी कि जो भारतीय संविधान है वो कठोर और लचीले के मध्य अच्छा संतुलन है, यानी कि भारतीय संविधान कठोर भी है और लचीला भी है, और दोनों को ही बैलेंस करता है। ये एक स्टेटमेंट कहा था, एक कथन कहा था किसी ने, और ये कथन किसने दिया था या स्टेटमेंट किसने दिया था, तो वो उनका नाम था केसी ह्यूयर। केसी ह्यूयर ने ये कहा था और इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। तो देखो, कभी कभी पेपर में स्टेटमेंट पूछते हैं, आपको स्टेटमेंट दे दिया, बोला गया ये किसने कहा, तो आपको वहां पे नाम उनका देना पड़ेगा। ठीक है बच्चों। तो ये जो हमारा भारतीय संविधान है उसकी जो विशेषताएं हैं वो मैंने आपको इसमें बताई। अच्छा, अब क्या, जो आगे आने वाले टॉपिक होंगे उसमें कुछ टॉपिक है जिनको बहुत डिटेल से पढ़ाया जाएगा, जैसे मौलिक कर्तव्य आपको पूरे डिटेल से पढ़ाए जाएंगे, डीपीएसपी, मौलिक अधिकार, है ना। तो बहुत सारे इसमें ऐसे टॉपिक हैं जिनको पूरा पूरा डिटेल से आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था भारतीय संविधान की विशेषता, इससे बहुत सारे पेपर में क्वेश्चन बनते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आपने अच्छे से पढ़ लिया हो तो ठीक ही है, और अगर छूट गया हो, कोई दिक्कत हो, तो इस क्लास को, लेक्चर को दोबारा से आप देख सकते हैं। ठीक बच्चों। अच्छा, इतना बस आपसे सपोर्ट चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्लास को शेयर कर दिया करो, है ना। और जितने भी घर में मोबाइल फोन हो ना, ये जानने वाले जो लोग हो, उनको क्या करो, उनका मोबाइल फोन लो, है ना, और उसमें यूट्यूब खोलो, यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाओ, वहां सर्च करो चंदन सर कानपुर। जैसे ही आप सर्च करोगे तो वहां ऊपर जो चैनल है वो आ जाएगा, सीएसके का लोगो लगा होगा रेड और व्हाइट कलर का, है ना। बस उस पर सब्सक्राइब वाली बटन पे क्लिक कर दो, और बेल आइकन जो ऊपर आता है उस पर क्लिक कर दो, ऑल पे, है ना, तो बेल आइकन ऑन हो जाएगा, और इसके बाद जो क्लासेस आएंगी वो आपको सबको मिलती रहेंगी। तो बस आपसे इतना फेवर चाहिए। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और जुड़े रहें हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल चंदन सर कानपुर पर। जल्दी मिलते हैं अगली क्लास के साथ बच्चों, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।